दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कायर। ये डोगा की कॉमिक्स है और डोगा की फुल एक्शन कॉमिक्स होती हैं। तो पढ़ते हैं इसको। कायर। डॉक्टर जेटली ने जिम में प्रवेश किया तो अध्यक्ष चाचा ने लपक कर बैग उसके हाथ से ले लिया। सूरज कहाँ अध्यक्ष चाचा? आइए डॉक्टर, सूरज अपने कमरे में ही है। हेलो सूरज, क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर, ये अध्यक्ष चाचा तो मेरी छींक पर भी परेशान हो जाते हैं। पर यह बात मामूली नहीं है। आधे घंटे से ज्यादा हो गया पेट दर्द के कारण तुम्हें तड़पते। उससे पहले क्या खाया था? एक्सरसाइज के बाद मैं केवल दूध लेता हूँ, वही लिया था। और आधे घंटे बाद ये दर्द शुरू हो गया। वॉमिटिंग 2 बार हो चुकी है। डॉक्टर, कहीं एक्सरसाइज करते वक्त नस खिंच जाने के कारण तो ये दर्द नहीं हुआ? नहीं, ये मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। उस श्याम। सूरज, ये देखो। इवनिंग न्यूज़पेपर। कोई खास खबर है क्या अध्यक्ष चाचा? आज सुबह केवल तुम्हारे साथ ही फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं हुआ। इसे पढ़ो। कई बच्चे और बड़े जिन्होंने 200 ग्राम या उससे अधिक दूध पिया, उन सबको हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ी। ओ नो। डिटर्जेंट और यूरिया के प्रयोग से तैयार नकली दूध यानी सिंथेटिक मिल्क। यह गंभीर मामला अध्यक्ष चाचा। मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा डोगा। निकल पड़ा वह जो समस्या को हल ही नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करता है। और रात का वह समय था 4 बजे का, जब वह मिल्क वैन उस इमारत में प्रविष्ट हुई जहां 5 मिल्क वैनें आ गई हैं। लंबू, इन वैनों का दूध यहाँ खड़ी 20 दूसरी वैनों में मिला दो ताकि इनमें भरे सिंथेटिक मिल्क को असली दूध की ताजगी मिल जाए। और 2 रुपए किलो की कीमत का यह सिंथेटिक मिल्क आसानी से 14 रुपए किलो बिक सके। दूध में पानी की मिलावट का पता तो लैक्टोमीटर टेस्टिंग के बाद लगाया जा सकता है, मगर अभी तक ऐसी कोई तरकीब नहीं है जिससे दूध में मिलाए गए रसायनों का पता लगाया जा सके। और जब तक पता लगाया जा सकेगा तब तक हमारी तिजोरियां लाखों रुपए के बोझ तले दब रही होंगी। हा हा हा। फिर जल्दी। जेके साहब, सभी वैन्स तैयार हैं। ओके। महानगर के दूध डिपोओं पर सारी दूध की सप्लाई कर दो। और ये रहा तुम्हारा कमीशन। बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर असलम, पुलिस ट्रेनिंग तुमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में पास की है। वेल डन। और आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है। इंस्पेक्टर चीता के रिजाइन के बाद सर जे रोड स्थित नागपाड़ा के खाली हुए थाना इंचार्ज का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाऊंगा सर। और हाँ, ये रहा तुम्हारा सर्विस रिवॉल्वर जारी करने का ऑर्डर। इसे दिखाकर तुम माल खाने से रिवॉल्वर ले सकते हो। यस सर। फिर, ओ इंस्पेक्टर असलम, आपको रिवॉल्वर चाहिए? प्लीज यहाँ दस्तखत कीजिए। हम्म। ये रहा आपका रिवॉल्वर और गोलियां। गुड लक इंस्पेक्टर असलम। थैंक यू मिस शालिनी। इनका हाथ में क्यों कांप रहा है? कानून व इंसाफ की रक्षा के लिए ये रिवॉल्वर जो और गोलियां मुझे दी गई हैं, लेकिन गोलियां इंसाफ कहाँ करती हैं? वो तो खून करती हैं। सर जे रोड स्थित नागपाड़ा थाना। वेलकम सर। मुझे सब इंस्पेक्टर खोपड़ कहते हैं। और सर, आई एम सब इंस्पेक्टर खुरदरा। मेरे ख्याल में मुझे भी अपना परिचय दे देना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर असलम। कानून की वर्दी पहनने के बाद एक कानून के रक्षक का जो फर्ज होता है, मैं उसे पूरा करने के इरादे से यहाँ आया हूँ, यानी अपराध खत्म करना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। इसी पल सबके जिस्मों में सिरन व चेहरों पर खलबली मचाता अंदर आया हेड कांस्टेबल ताराचंद। ताराचंद, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी वर्दी किसने फाड़ी? रिवॉल्वर कहाँ है तुम्हारा? लंबू और उसके गुंडों के पास। खुरदुरा, तुम चलो मेरे साथ। उस इलाके में जा ताराचंद से रिवॉल्वर छीना गया और मारपीट की गई उससे। यस सर। बंजारा रेस्टोरेंट। वो रहे साहब, इनके खिलाफ इस रेस्तरां में शराब पीकर वातावरण खराब करने की कंप्लेंट पाकर मैं यहाँ पहुंचा था। मेरा रिवॉल्वर अभी भी उसकी टेबल पर पड़ा है साहब। खुरदरा, हथकड़ियां मुझे दो। तुम चारों में तुम्हारा कद इस बात की गारंटी कह रहा है कि तुम ही लंबू हो। और ये हथकड़ियां मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए लाया हूं।
लंबू को हथकड़ियां पहनाने से पहले तुमने हॉस्पिटल में अपने और अपने उस पुलिस के नाम के बिस्तरे बुक करवा लिए हैं या नहीं इंस्पेक्टर? उफ। देखो लंबू, मैं तुम्हारी हरकत का बुरा नहीं मानूंगा। तुम चुपचाप पुलिस स्टेशन चले चलो। सर बचिए सर। लंबू को गिरफ्तार करने का सपना कई पुलिस अफसरों ने देखा है इंस्पेक्टर, मगर जिसने भी ये कोशिश की उसने अपनी टांगे तोड़वाई हैं। ओह, खुरदरा उफ, ये क्या किया तुमने? दूसरे पल स्प्रिंग के मानो उछला इंस्पेक्टर असलम का जिस्म और बुरी तरह से जकड़ लिया उसने लंबू का शरीर अपनी लोहे से मजबूत भुजाओं में। आजकल तो पानी भी महंगा और तूने खून बहा दिया। छोड़ इंस्पेक्टर छोड़। हवा में उछलकर फर्श पर गिरा लंबू। उसकी इस हरकत से कराह फूट पड़ी इंस्पेक्टर असलम के कंठ से। धड़ाक। उफ। मछली की तरह फिसलकर न सिर्फ छूट गया लंबू, बल्कि फुर्ते के साथ खड़े होकर उसने एक ठोकर असलम की पसलियों में भी जड़ दी। धौड़। ओह। तुझे सजा जरूर दिलवाऊंगा लंबू, ऐसे नहीं भागने दूंगा मैं तुझे। लंबू ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, मगर जोंक बनकर उसकी एक टांग से चिपक गया इंस्पेक्टर असलम। लंबू की जबरदस्त ठोकर पड़ी इंस्पेक्टर असलम के चेहरे पर। धौड़। ओह। उसके चेहरे से खून की एक पतली धार बह निकली। गला फाड़कर चिल्लाए वह, रुक जाओ, रुक जाओ। इसे हथकड़ियां लगाने का आदेश मुझे दीजिए सर। चेहरा आग बबूका हो गया था इंस्पेक्टर असलम का। जबड़े सख्ती के साथ एक दूसरे पर कस गए थे। लगा जैसे अभी गोली लंबू की टांगों के आर पार कर देगा वह। गोली चला भी दी उसने, लेकिन निशाना बदल चुका था। धौएं। सर मुझे तो अफसोस है कि आप एक नौसिखिए की तरह लड़े। आपने गोली लंबू पर क्यों नहीं चलाई सर? क्रॉम। आप उसे एक चाटा तक नहीं लगा पाए। एक एक डरपोक बच्चे की तरह लड़ रहे थे आप सर। उफ, क्या कहूं। इंस्पेक्टर चीता जैसे ब्रिलियंट शेर थाना इंचार्ज की खाली हुई कुर्सी पर कायर आकर बैठेगा, यह तो मैंने सोचा भी न था। उत्तेजना की अधिकता से थरथरा उठा इंस्पेक्टर सलम का वजूद। मस्तक पर पसीने की बूंदें चू चू आई। जबड़े पीछे गुर्रा उठा वह। माइंड योर लैंग्वेज खुरदरा, बिहेव योर सेल्फ। मगर वे सब सुनने के लिए खुरदरा माजूर रुका नहीं था। लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलता चला गया था वो। पसीने में डूबा बड़बड़ा उठा इंस्पेक्टर असलम। मैं उस पर गोली नहीं चला सकता था। हाँ खुरदरा, मैं उस पर गोली नहीं चला सकता था। व्यवस्था से तड़प उठा था वो। और वो जो समस्या वो केवल हल ही नहीं करता, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। वो इस समय मौजूद था जेके डेयरी प्रोडक्ट की इमारत के सामने। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंथेटिक मिल्क जैसे घातक दूध के उत्पादन में इन्हीं कंपनियों में से किसी का हाथ हो सकता है, वरना इतने बड़े पैमाने पर यह काम नहीं हो सकता। डोगा के देखते देखते मिल्क वैने जेके डेयरी प्रोडक्ट्स में समा गई। अक्सर इन कंपनियों में श्याम की सप्लाई का ताजा दूध सुबह व सुबह की सप्लाई का दूध श्याम को पहुंचा करता है, मगर सिर्फ 5 मिल्क वैनें पूरी फैक्ट्री की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगी? सहसा चौंक पड़ा डोगा। मेरा अंदर आना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अंदर आकर ही मुझे पता लग सकेगा कि अंदर आई 5 मिल्क वैनें ही बाहर क्यों नहीं निकली, जबकि 20 दूसरी वैनें बाहर गई हैं। डिटर्जेंट, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा और यूरिया। यानी मेरा संदेह ठीक था। यानी उन 20 मिल्क वैनों में जो दूध भेजा गया है वो वही सिंथेटिक दूध है जिसने महानगर में आतंक मचा रखा है। और इन 5 वैनों में आया असली दूध उन 20 वैनों में मिला दिया गया है, ताकि नकली को असली का रूप दिया जा सके। यानी 20 वैनों में भरा सैकड़ों गैलन दूध एक बार फिर बहुत से मासूम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने उनके घरों में पहुंचेगा। नहीं, डोगा ये हरगिज नहीं होने देगा। डोगा, ये तो अब जरूर होगा, क्योंकि उन वैनों में भरे सिंथेटिक मिल्क के बारे में बताने के लिए अब तुम्हें पार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शक। उफ। डोगा ने वह कांटा खींचकर बाहर निकाला और दर्द रोकने के प्रयास में उसका सारा खून जैसे उसके चेहरे पर आजमा हुआ था।
दुश्मन के साइलेंट आक्रमण का मुझे पता नहीं चला। उफ, जबरदस्त फुर्ती थी पार्कों के आक्रमण में। डोगा ने खींच निकाला वह काटा भी। उतनी फुर्ती के साथ आकर दसा एक और काटा। ओह नो! वार करता दुश्मन दिखाई तक नहीं पड़ रहा। शक! उसके वार रोकने और उसका परिचय जानने के लिए अब मुझे उसे ललकारना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ललकार सुनकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वह मेरे सामने जरूर आएगा। डोगा ने खींचकर निकाला वह काटा भी, फिर गुर्राया। छुपकर तो गिद्दड़ का वार नहीं छुपकर तो गिद्दड़ भी वार नहीं करता पार्को। अपनी ताकत पर डोगा की ताकत से ज्यादा भरोसा है तो सामने आ, और यकीन रख, मैं तुझे किसी हथियार से नहीं मारूंगा। चाल कामयाब रही डोगा की। पार्को सामने आ गया। मुझे हथियार से न मारने की सौगंध देकर तूने अपने हाथ काट डाले डोगा, क्योंकि अपनी ताकत के बल पर तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। धोप! इसका नाम पार्को है, और इसके शरीर पर कांटे देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि यह साई यानी पोर्कू पाइन नामक जीव से प्रेरित है, जो चीते को भी मात देने की ताकत रखता है। उफ! लेकिन रात यह है कि ये अब मेरे सामने है और मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। ठॉक! पार्को, आज उन 20 लोरियों में भरा सिंथेटिक मिल्क तो मैं हरगिज महानगर के लोगों तक पहुंचने नहीं दूंगा, और उसके लिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक तू मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा है। इस दीवार को ढाना होगा मुझे। सक सक! और इस दीवार को ढाने के लिए मुझे पहले इस दीवार पर चुनी गई ईंटों को उखाड़ना होगा, यानी इसके शरीर पर चढ़ी इस कटीले पोशाक से कांटे कम करने होंगे। लेकिन यह भी इतना आसान तो नहीं था। उफ! सक सक! इस दीवार की एक भी ईंट तू नहीं ढा पाएगा डोगा। हा हा हा! मेरा शिकार ऐसे ही तड़पता डोगा जैसे तू तड़प रहा है। हा हा हा! तेरा दिया दर्द तो मैं सह लूंगा पार्को, मगर जब दर्द सहने की बारी तेरी आएगी तो तू बहुत रोएगा। उफ! आंखें बचाते बचाते कांटे गाल में धस गए। सोए सोए सक! हा हा हा! तेरे जिसे मैं इतने छेद कर दूंगा डोगा कि खून भी छन छन कर आएगा। डोगा का जिस्म भी तुरंत हवा में लहराया, और उन छेदों में से खूनी बारूद बारूद बहेगा, तेजाब बहेगा और जहर बहेगा पार्को, जो तेरे जैसे शैतानों की मौत के लिए मेरे शरीर में बहता है। धौड़! पार्को के कांटों की जबरदस्त वर्षा से बचने के लिए डोगा समा गया उस टैंकर में। स्विस! हवा के झोंके की तरह अंदर समा गया पार्को भी। हा हा हा! डोगा, शेर से बचने के लिए घुसा भी तो जंगल में, जहां मेरे कांटों से बचने के लिए कोई ढाल भी नहीं मिलेगी तुझे। हा हा हा! विजय ठास लगाते हुए पार्को ने अंधेरे में टैंकर की चारों दीवारें, फर्श व छत पर कांटों की बरसात कर दी। शुश शुश! अंदर एक करातक ने फूटी। अब यहां से तेरी लाश निकाली जाएगी डोगा। हा हा हा! अंदर इतने कांटे बरसा दिए हैं मैंने कि डोगा के खून से भर जाएगा टैंकर का एक एक कोना। उसकी सारी प्रसन्नता उस क्षण काफूर हो गई जब उसे सिर पर मंडराती मौत दिखी। तो तुम बाहर हो? हाँ बेटे। तू भूल क्यों गया कि ऐसे टैंकरों के अंदर की सफाई करने के लिए, आदमी उतारने के लिए छत पर 2 बड़े छेद बनाए जाते हैं। ओह! और तेरे बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, और मैं जानता था कि मेरे पीछे पीछे तू भी टैंकर में जरूर आएगा। फिर जिस समय तू टैंकर के अंदर घुसा, मैं दूसरे रास्ते से बाहर आ गया। उफ! और तेरे बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। धड़ाक! लड़ाई के जोश में होश नहीं खोया करते पार्को, क्योंकि होश खोने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि वह जिस चीज के दम पर शेर की तरह डांट रहा है, वो चीज उससे कब की जुदा हो चुकी है। जरा गौर से देख अपने जिस्म को पार्को। अपने जिस्म के सारे कांटे तू मुझ पर फेंक चुका है। धौड़! नहीं! उफ! बुरी तरह से चकरा गया था पार्को का जिस्म। अचानक बाज की तरह झपट पड़ा वह उस खाली ड्रम पर, और इस बार तो तुम मुझसे जीत गया डोगा, मगर अभी मैंने अपनी हार कबूल नहीं की। उफ! हाँ डोगा, पार्को भी हारा नहीं। ठॉम! उफ! मैं दोबारा आऊंगा डोगा, एक और मुकाबले के लिए, तुम्हारी मौत के आखिरी मुकाबले के लिए।
इधर इंस्पेक्टर असलम की आंखों में भी व्यवस्था बुरी तरह कसमसा रही थी। एक मामूली से अपराध के लिए मैं उस पर गोली चला देता। मेरा वो माता सब इंस्पेक्टर खुरदरा मुझे कितनी आसानी से कार कहकर चला गया ही ना। मैं उस घटना को नहीं भूल पाया। मगर ये तो सच है असलम कि तुमने उस पर गोली नहीं चलाई। एक मामूली से अपराध के लिए मैं उस पर गोली चला देता। एक मामूली सी बात के लिए उसने भी तुम्हें चाकू मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओ छोड़ो असलम, भूल जाओ उस बात को। आज हम महीनों बाद मिले। तुम पुलिस ट्रेनिंग पर चले गए थे और मैं बम्बई आ गई थी नौकरी के लिए। आज भी ऐसी बेकार बातों में समय गुजर गया और मेरे ख्याल में अब मुझे घर जाना चाहिए। देर हो गई तो अम्मी परेशान होगी। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। घर छोड़ने के लिए तो हम भी बुरे नहीं जाने मन। तो तुम मजबूती से थाम लिया सलम ने लंबू की कलाई। सुबह तुम मुझसे बच गए थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा लंबू। हम अब भी जाएंगे इंस्पेक्टर असलम, और तेरी इस महबूबा को भी साथ ले जाएंगे। ओ नो! तड़ाक! लंबू को गिरफ्तार करना मुश्किल है इंस्पेक्टर। नहीं, छोड़ दो उसे। उफ! छोड़ देंगे, हड्डियां तो तोड़ दे। सोए! उफ! गाल बड़े सुर्ख हैं तेरे। असलम! उफ! लंबू कमीने, छोड़ दे उसे। आह! असलम बचाओ! भट्टी सा सुलग उठा असलम का चेहरा। खून पी जाऊंगा मैं तेरा हरामजादे। अगर वो गुस्सा लंबू के चेहरे को छू लेता तो निश्चित रूप से उसके होश बेहोशी की ओर कूच कर जाते। लेकिन दांत पीसते हुए असलम के गुस्से का निशाना एकाएक बदल गया। चकनाचूर हो गया जीप का कांच। खनाक! और इसी पल लंबू की ठोकर ने उसे सड़क पर उछाल फेंका। तड़ाक! ओह! चीख पड़ी ना। असलम! रिवॉल्वर निकालो असलम, उड़ा दो इन दरिंदों के भेजे। ओह! रिवॉल्वर चलाने के लिए जो जिगरा चाहिए वो तेरे यार के सीने में नहीं है लड़की। हा हा हा! तोड़ दो इसकी टांगे ताकि जिंदगी भर इन टांगों पर खड़ा न उसके। नहीं! ओह! ठीक कहता था खुरदरा। तुम सचमुच कायर हो असलम। और फिर न रुके वो हाथ। खड़ाक! दौड़! ओह! और बस ज्वालामुखी सा भड़क उठा उसके चेहरे पर। चींटी ऐसी दौड़ गई पूरे जिस्म में, सुर्ख होती चली गई आंखें। दूसरे पल उसका रिवॉल्वर उसके हाथ में था, मगर बुरी तरह कप कपा रहा था उसको हाथ। मगर बुरी तरह कप कपा रहा था वो हाथ। वे शब्द किसी अनदेखे हुए का मेहमान बन चुके थे, जिनके कारण गुंडे किसी पुलिस वाले से खौफ खाया करते हैं। असलम के हाथ से छुटकर उछले उसके सर्विस रिवॉल्वर को सड़क न छूने दी थी उन हाथों ने, डोगा के हाथों ने। कांपना तो दूर, गोली चलाते वक्त वक्त हिचका तक न था वो हाथ। धौएं! डंडा रखने का अधिकार सिर्फ वर्दी वालों को दिया गया है, गुंडों को नहीं। हॉकी से खेलने का अधिकार दिया गया है उन खिलाड़ियों को जो देश के नाम को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, देशद्रोहियों को नहीं। धौएं! कड़ी चाहे चैन की हो या सांसों की, टूट जाए तो मौत निश्चित होती है। धौएं! और शरीफ लड़कियों का हाथ पकड़ने का अधिकार हमारा समाज सिर्फ एक बार देता है, मगर वो भी सिर्फ शरीफ आदमियों को। धौएं! मगर डोका के कानून ने तुम जैसे गुंडों को भी कुछ अधिकार सौंपे हैं, जैसे मुंह तोड़वाने का अधिकार। खटाक! सिर फुड़वाने का अधिकार। हाथ पैर तोड़वाने का अधिकार। धौड़! उफ! ओह! अपनी हड्डियां तोड़वाने का अधिकार। ओह! बड़ाक! उठो! वो चारों लॉकअप में पहुंचने तक तक होश में नहीं आएंगे। हाँ, इसे सहारे की जरूरत है डोगा। शायद तुम जैसा सशक्त सहारा पाकर इसकी कमजोर बाजुओं को बल मिल जाए। तुम शायद ऐसा इसलिए कह रही हो कि हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद भी ये गोली नहीं चला पाया, और वो गुंडे सरेआम तुम्हारा अपमान करते रहे। मुझे भी इससे यही जानना है कि इसने ऐसा क्यों किया। बड़े शौक से जानो। और इंस्पेक्टर असलम, जब जिस्म से तुम्हारी कायरता का लिबास उतर जाए, तभी आना हिना के पास। तभी हो पाओगे तुम हिना के प्यार के काबिल। आंखें नम थी उस वक्त इंस्पेक्टर असलम की।
डोगा, तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर कानून के दुश्मनों के प्रति नफरत देखी है, जैसी मेरे सीने में भी है। अपराध से मुझे भी घृणा है, अपराध की जड़ें तक उखाड़ फेंकना चाहता हूं मैं भी, लेकिन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं, चाकू का जवाब गोली से देकर नहीं डोगा। अब्बू की शक्ल तो देखी देखी नहीं। मेरे मामा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका पढ़ाया अहिंसो परमो धर्म का पाठ मेरी रग रग में बसा है। मुझे चेहरों की दरिंदगी नजर नहीं आती डोगा, मुझे हर चेहरे में मासूमियत दिखाई पड़ती है, और मैं उस मासूमियत की को पीड़ा में बदलते नहीं देख सकता। और यही कारण है कि अपराध की गणना से भरा में रात अपराधी का मुंह तोड़ने के लिए उठता है तो मगर वो उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। गोली चलाकर किसी अपराधी का खून नहीं बहा सकता। मैं सचमुच कायर हूँ, बेकार हूँ। पुलिस की वर्दी पहनने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठहरो, पागल मत बनो असलम, इंस्पेक्टर असलम। थप। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग में तालमेल का होना बहुत जरूरी होता है। दिल जो चाहता है दिमाग उसे सही गलत का फैसला करके उस काम को करने के लिए हरी झंडी दिखाता है। मगर जब दिल और दिमाग में तालमेल टूट जाता है, यानी जब दिल कुछ कहना चाहता है और दिमाग कुछ और सोचता और करता है, तो स्थिति तुम्हारे जैसी हो जाती है। निस्संदेह तुम कार नहीं हो असलम। जबड़े शक्ति के साथ बिछ गए डोगा के। हमेशा याद रखो कि ये गुंडे, बदमाश और अपराधी हाथ और हथियार की ही भाषा समझते हैं। याद रखो कि अहिंसा के लिए भी कहीं हिंसा की जरूरत होती है, इंस्पेक्टर असलम। दिल की भावनाओं को दिमाग की सोचों पर हावी मत होने दो। जहां हाथ की जरूरत हो वहां हाथ चलाओ, और जहां हथियार की जरूरत हो वहां हथियार। गुड बाय इंस्पेक्टर। मैं ऐसा ही करूंगा डोगा। क्या ऐसा कर पाया असलम? क्या उसके हाथों में हथियार आया? क्या वह लंबुआ पकड़ पाया? क्या वह इंस्पेक्टर चीता का स्थान लेने लायक बन गया? क्या डोगा पार्क व जेके डायरी प्रोडक्ट्स को खत्म कर पाया? तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। उसका सेकंड पार्ट है हाथ और हथियार, और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, हाथ और हथियार में। ये यहाँ पे कुछ दे रखी गया गया है आने वाली कॉमिक्स के बारे में। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।